Hello my dear friends and students, I welcome you to video sessions of Indian Evidence Act. इस वीडियो सेशन में सबसे पहले हम एविडेंस एक्ट के बैकग्राउंड, उसकी नेचर और उसकी एप्लीकेबिलिटी के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूं उसके बैकग्राउंड यानी कि हिस्ट्री के बारे में। जहां तक हिस्ट्री का सवाल है, मैं बहुत ज़्यादा डिटेल उसको डिस्कस नहीं कर रहा हूं क्योंकि वो रेलिवेंट भी नहीं है। सिर्फ इतना पोर्शन के बेसिकली इसका ओरिजिन कैसे और कहाँ हुआ। अगर हम अपने इंडिया की हिस्ट्री को चेक करें तो आप जानते हैं ब्रिटिशर से पहले इंडिया में मुस्लिम रूल हुआ करता था। तो यानी कि उस समय पर जब मुस्लिम का रूल हुआ करता था, मुगल काल हुआ करता था, तो उस समय पर जो लॉ को अप्लाई करने के लिए या किसी भी फैक्ट को प्रूव करने के लिए, किसी फैक्ट इश्यू को डिसाइड करने के लिए, अगर हमें किसी भी बात को प्रूव करना है तो हम उसे कैसे करते थे। क्या हमारे पास कोई कोडिफाइड लॉ था? क्या हमारे पास कोई एस्टैब्लिश ऐसे लॉ थे जिसके बेसिस पर हम ये सर्टेन कर सकें? तो हमारे पास कुछ नहीं था। अगर कुछ था तो मुस्लिम लॉ में जो मेंशन किए गए हैं कस्टम्स और यूसेजेस, उसके बेसिस पर ही सिंपली किसी भी मैटर को डिसाइड कर दिया जाता था। जब ब्रिटिशर्स इंडिया में आए तो उन्होंने देखा कि इंडिया में तो कोई भी कॉडिफाइड लॉ ही नहीं है जिनके बेसिस पर हम ये चेक करें कि ये फैक्ट एडमिसिबल है या ये पर्टिकुलर फैक्ट रेलेवेंट है या इस पॉइंट के ऊपर हम एविडेंस लीड कर सकते हैं या नहीं कर सकते। सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस के केस में क्या होगा, डायरेक्ट एविडेंसेस कैसे लीड करते हैं, प्राइमरी एविडेंसेस कैसे लीड कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट्री या ओरल एविडेंसेस कैसे लीड किया जाना चाहिए। तो इसके लिए हमारे पास कोई प्रोविजंस पहले नहीं हुआ करते थे। सो फॉर द फर्स्ट टाइम ब्रिटिशर्स ने इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 पास किया और उसके बाद हमें एविडेंस एक्ट 1872 के फॉर्म में एक कॉडिफाइड लॉ मिला जो कि अब आपके जुडिशरी की एग्जामिनेशंस में आते हैं, जिसको आप कोर्ट रूम में अप्लाई करते हैं और जजेस उनके बेसिस पर अपने जजमेंट्स प्रोनाउंस करते हैं। सेकेंडली, इसकी नेचर के बारे में बात करते हैं। नाउ एज फार एज द नेचर ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट इज कंसर्न्ड, फर्स्ट पॉइंट सेज दैट इट इज नॉट एग्जॉस्टिव इन नेचर, मीन्स इंडियन एविडेंस एक्ट इज नॉट एट ऑल एग्जॉस्टिव. It does not include each and everything, right? Second point says it is lex fori which governs the court. यानी कि दूसरा जो इसका नेचर है वो ये कि इसका नेचर लेक्स फॉरी का है। क्या होता है वैसे बाय द वे लेक्स फॉरी? लेक्स फॉरी का मतलब होता है द लॉ ऑफ कंट्री इन विच एन एक्शन इज ब्रॉट, यानी कि उस पर्टिकुलर कंट्री का लॉ जहां पर आप कोई भी एक्शन लेकर आए हैं। यानी कोर्ट अगर कोई भी लॉ अप्लाई करेगी तो वो कौन सा लॉ अप्लाई करेगी? वो उस कंट्री का लॉ अप्लाई करेगी जहां पर उसको एक्शन को लाया गया है, यानी जहां पर वो रेमेडी सीक की गई है। यू गॉट माय पॉइंट? तो बेसिकली जो लॉ ऑफ एविडेंस है हमारा, जो कोर्ट को गवर्न करती है, दैट इज द लेक्स फॉरी. तीसरा पॉइंट है इट इज अ पार्ट ऑफ लॉ ऑफ प्रोसीजर, यानी कि ये एक प्रोसीजरल लॉ है. फोर्थ पॉइंट ये कहता है जो लॉ ऑफ एविडेंस का जो नेचर होता है वो रेट्रोस्पेक्टिव नेचर होता है. अब आप सोच रहे होंगे सर रेट्रोस्पेक्टिव क्या होता है? मैं समझता हूँ मैक्सिमम स्टूडेंट्स जो भी इस वीडियो सेशंस को देख रहे हैं उन सभी को रेट्रोस्पेक्टिव की नेचर के बारे में जानकारी होगी. अगर आपको जानकारी नहीं है तो मैं आपको बता देता हूँ. रेट्रोस्पेक्टिव का मतलब ये कि मान लीजिए कोई पर्टिकुलर डेट पर कोई भी लॉ पास होता है, जैसे फॉर एग्जांपल ये मान लीजिए आज कोई लॉ पास हुआ, ठीक है, तो इससे पुराने वाले जो जितने भी ट्रांजैक्शंस हैं अगर वो लॉ उन पर भी अप्लाई करना स्टार्ट कर दे तो उनको बोलते हैं हम कि उसकी नेचर रेट्रोस्पेक्टिव नेचर है. आप समझे मेरी बात? और फिफ्थ पॉइंट ये कहता है इट्स एन एडजेक्टिव लॉ. अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ये अराइज होता है कि इंडियन एविडेंस एक्ट कौन कौन से एरियाज में और कौन कौन सी फील्ड्स में अप्लाई होता है. तो सबसे पहले एरिया यानी टेरिटोरियल एरिया देख लेते हैं कि कहाँ पर वो अप्लाई होता है. सेक्शन नंबर 1 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट ये कहता है कि दिस एक्ट एक्सटेंड्स टू होल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, यानी कि ये इसका एप्लीकेशन थ्रू आउट इंडिया है, पूरी इंडिया में ये अप्लाई होगा एक्सेप्ट स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर. इस स्टेट को छोड़कर बाकी सभी स्टेट्स में इक्वली अप्लाई होगा. फर्दर सेक्शन नंबर 1 में वो ये कहते हैं एंड अप्लाइज टू ऑल जुडिशियल प्रोसीडिंग्स इन और बिफोर एनी कोर्ट, यानी कि जितनी भी जुडिशियल प्रोसीडिंग्स होती हैं किसी भी कोर्ट में या कोर्ट के सामने, वहाँ पर ये जुडिशियल प्रोसीडिंग्स में इंडियन एविडेंस एक्ट अप्लाई होगा. अब इसमें क्या क्या इंक्लूड होगा? वो कहते हैं इसमें कोर्ट मार्शल्स की जो प्रोसीडिंग्स होती हैं वो भी इंक्लूड होती हैं.
अदर देन कोर्ट मार्शल कन्वेन्ड अंडर द आर्मी एक्ट, नेवी डिसिप्लिन एक्ट एंड इंडियन नेवी एक्ट। यानी कि आर्म्ड फोर्सेस के जो अपने कोर्ट मार्शल्स हैं उनको छोड़ दीजिए, इनके अलावा अगर कोई और कोर्ट्स मार्शल प्रोसीडिंग्स हैं, कोई भी प्रोसीजर्स हैं, वहाँ पर इंडियन एविडेंस एक्ट अप्लाई होगा। लेकिन फोर्सेस के द्वारा जो कोर्ट मार्शल किया जाता है, चाहे वो नेवी का हो, चाहे वो एयरफोर्स का हो, चाहे वो आर्मी का हो, उनमें ये अप्लाई नहीं होता। यू गॉट माय पॉइंट। इसके अलावा वो आगे ये बात कहते हैं कि इंडियन एविडेंस एक्ट इट डज नॉट अप्लाई टू एफिडेविट्स और इवन इट डज नॉट अप्लाई टू द प्रोसीडिंग्स विच आर टेकिंग बिफोर द आर्बिट्रेटर। अभी मैंने आपको बताया कि इंडियन एविडेंस एक्ट उन सभी प्रोसीडिंग्स में जो कि जुडिशियल प्रोसीडिंग्स होती हैं उनमें अप्लाई करता है। लेकिन क्या जुडिशियल प्रोसीडिंग्स की डेफिनेशन कहीं इंडियन एविडेंस एक्ट में मेंशन की गई है? तो हमारा इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 कहीं पर भी जुडिशियल प्रोसीडिंग्स की डेफिनेशन को प्रोवाइड नहीं करता। तो फिर हमें पता कैसे चलेगा कि जुडिशियल प्रोसीडिंग्स होती कौन सी हैं? इसके लिए हमें सीआरपीसी के सेक्शन 2I का हेल्प लेना पड़ेगा। और वहाँ पर उन्होंने ये कहा है, जुडिशियल प्रोसीडिंग्स इंक्लूड्स एनी प्रोसीडिंग्स इन द कोर्स ऑफ विच एविडेंस इज और मे बी लीगली टेकन ऑन ओथ। कहने का मतलब ये कि इसमें वो सारी प्रोसीडिंग्स इंक्लूड होती हैं जिसमें कोई भी एविडेंस आप लीगली किसी ऑफिसर के सामने ऑन ओथ देते हैं। यानी कोई भी ऐसा ऑफिसर अगर किसी भी प्रोसीडिंग्स में लीगली ऑथराइज्ड है ऑन ओथ एविडेंस लेने के लिए, तो उसको हम जुडिशियल प्रोसीडिंग्स बोलेंगे। तो हमारा सेक्शन नंबर 1 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट अगर ये कहता है कि ये सिर्फ जुडिशियल प्रोसीडिंग्स पर अप्लाई होती है, इसका मतलब ये निकलेगा कि जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीडिंग्स होती हैं उन पर इंडियन एविडेंस एक्ट अप्लाई नहीं करना चाहिए। हाँ, तो ये बात सही है, उन पर एक्चुअली अप्लाई करता भी नहीं है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये अराइज हो जाएगा कि बेसिकली जुडिशियल प्रोसीडिंग्स और एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीडिंग्स में डिफरेंस क्या होता है। इसके लिए हमारे पास एक सिंपल एनालॉजी है जहां पर हम ये कह सकते हैं कि एन इंक्वायरी अबाउट द मैटर ऑफ फैक्ट वेयर देयर इज नो डिस्क्रिशन टू बी एक्सरसाइज्ड, नो जजमेंट टू बी फॉर्म्ड, but something is to be done in certain event as a duty is not a judicial but it is an administrative inquiry। तो बेसिकली वही कहते हैं ऐसी कोई भी इंक्वायरी किसी भी फैक्ट के बारे में जहाँ पर ना तो आपको अपना कोई डिस्क्रिशन यूज़ करना हो और ना ही किसी सब्जेक्ट मैटर के बारे में आपको अपना कोई डिसीजन देना हो, और वहाँ पर किसी काम को करने की उस ऑफिसर की कोई ड्यूटी होनी चाहिए। अगर ये तीनों चीज़ें उस पर्टिकुलर प्रोसीडिंग्स में हैं तो वो जुडिशियल प्रोसीडिंग्स नहीं होंगी, वो एक एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीडिंग्स होंगी। अब जुडिशियल प्रोसीडिंग्स के कॉन्टेक्स्ट में बड़े ही इंपॉर्टेंट ये एस्पेक्ट अराइज होता है कि कौन कौन सी प्रोसीडिंग्स जुडिशियल प्रोसीडिंग्स नहीं हैं। आप कहेंगे सर ये तो आपने हमें एक्सप्लेन कर दिया बेसिकली कि ये वाली एडमिनिस्ट्रेटिव जो प्रोसीडिंग्स होती हैं ये जुडिशियल प्रोसीडिंग्स होती हैं। इसके सर को हमें कोई एग्जाम्पल तो बताइए प्लीज़। इसके काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 देखते हैं। वो कहते हैं मान लीजिए कोई भी प्रोसीडिंग किसी मजिस्ट्रेट के सामने चल रही हैं और उस इंक्वायरी को कंडक्ट करने के लिए वो ऑथराइज्ड ही नहीं है। कोई भी ऐसी इंक्वायरी जो किसी भी मजिस्ट्रेट के सामने चल रही है और उसके पास उसे कंडक्ट करने के लिए अथॉरिटी नहीं है, वो ऑथराइज नहीं है, तो ऐसी प्रोसीडिंग्स जुडिशियल प्रोसीडिंग्स नहीं होती। दिस इज पॉइंट नंबर 1। मान लीजिए कोई भी इंक्वेस्ट बनाया गया है, कोई भी इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है, कोई भी इंक्वेस्ट ऑफिसर है, वो कोई भी इंक्वेस्ट फॉर्म कर रहा है, तो ये प्रोसीडिंग्स भी जुडिशियल प्रोसीडिंग्स नहीं होती। आप सोच रहे हैं कि सर इंक्वेस्ट क्या होता है? इंक्वेस्ट बेसिकली क्या होता है कि जहाँ पर कोई भी पब्लिक ऑफिशियल अगर किसी की डेथ के बारे में एसरटेन कर रहा हो जो कि नेचुरल डेथ ना हो, किसी की डेथ हो गई है और उसकी डेथ का अगर कॉज असरटेन कर रहा है वो पर्सन के व्हाट इज़ अ कॉज ऑफ अ डेथ, तो ऐसे पर्सन को हम इंक्वेस्ट ऑफिसर बोलते हैं। आप लोगों ने कभी कभार देखा होगा कि मर्डर कमिट हो जाते हैं तो इंक्वेस्ट ऑफिसर साइट पर जाता है, पंचायतनामा भरता है, पंचनामा करता है, उसके बाद रिपोर्ट बनाता है कि उसके अनुमान से, उसके एक्सपेक्टेशन के हिसाब से कि उसकी डेथ नेचुरल है कि अननेचुरल है। उसमें 5 गवाह भी मौके पर लेता है और वो लिखते हैं कि हमारे राय में जो इसकी जो डेथ है वो नेचुरल नहीं है और इसका पोस्टमार्टम किया जाना चाहिए। तो इतनी मैं समझता हूँ ये बेसिक चीज़ें आप सभी लोग जानते होंगे अगर आप लोग क्रिमिनल केसेस में डील करते रहे हैं या इतना आपको आपके टीचर्स ने ज़रूर पढ़ाया होगा। चलिए खैर, तो ये हुआ एग्जाम्पल नंबर 2। थर्ड एग्जाम्पल देखते हैं। तो मान लीजिए कोई भी डीएम है यानी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं और वो इंक्वायरी कर रहे हैं
इनटू अ क्राइम, किसी भी क्राइम के बारे में अगर वो कोई भी इंक्वायरी कर रहे हैं तो वो प्रोसीडिंग्स भी जो होती है वो जुडिशियल प्रोसीडिंग्स नहीं होती हैं। इसके अलावा सेक्शन नंबर 176 सीआरपीसी में अगर कोई भी प्रोसीडिंग्स होती हैं उनको जुडिशियल प्रोसीडिंग्स नहीं माना जाता। जितनी भी प्रोसीडिंग्स ट्रिब्यूनल के सामने होती हैं, जैसे इनकम टैक्स ट्रिब्यूनल हो गया, सर्विस ट्रिब्यूनल हो गए, सेल्स टैक्स के ट्रिब्यूनल हो गए, इनके सामने जितनी भी प्रोसीडिंग्स होती हैं इनके ऊपर भी इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 अप्लाई नहीं होता, क्योंकि इनके सामने होने वाली प्रोसीडिंग्स को हम जुडिशियल प्रोसीडिंग्स नहीं बोलते हैं। अब आप मुझसे पूछेंगे अच्छा सर ये बताइए कि मान लीजिए कोई डिपार्टमेंटल इंक्वायरी है, कोई भी डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग्स हो रही हैं, कोई डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स किसी के खिलाफ हो रही हैं, तो क्या ये वाली भी जुडिशियल प्रोसीडिंग्स होती हैं? क्या ये भी एडमिनिस्ट्रेटिव होती हैं? ये भी एडमिनिस्ट्रेटिव होती हैं, चाहे वो डिपार्टमेंटल इंक्वायरीज हों, चाहे वो डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग्स हों, चाहे कोई भी डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स वो चल रही हों, वो सब एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीडिंग्स मानी जाती हैं, उनको जुडिशियल प्रोसीडिंग्स नहीं माना जाता। यू गॉट माय पॉइंट? तो ये कुछ मैंने बेसिक एग्जांपल्स आपको दिए कि कौन कौन सी जुडिशियल प्रोसीडिंग्स होती हैं, कौन कौन सी एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीडिंग्स होती हैं और कौन कौन सी जुडिशियल प्रोसीडिंग्स नहीं होती हैं, राइट? एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से और प्रैक्टिकल एप्लीकेशन के हिसाब से भी, कि अगर आपको ये मालूम ही नहीं है कि बेसिकली आप कोर्ट में अपीयर हो रहे हैं और ये प्रोसीडिंग्स कौन सी प्रोसीडिंग्स हैं, अगर आपको ये भी नहीं मालूम तो आप समझ सकते हैं कि बेसिकली आप कहाँ पर स्टैंड करते हैं और आप क्या कर रहे हैं। तो कम से कम इतनी बेसिक नॉलेज तो आप गैदर कर लें। चलिए एक सवाल मैं आपसे अब पूछता हूँ, मुझे ये बताइए कि जो कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स होती हैं क्या इनकी नेचर जुडिशियल प्रोसीडिंग्स की होती है क्या? अब आप कहेंगे सर ऑफ कोर्स, जब कोर्ट कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की प्रोसीडिंग्स कन्वेन कर रही है तो ऑफ कोर्स ये जुडिशियल प्रोसीडिंग्स होंगी। हाँ, देखने में तो हमको भी ऐसा ही लगता है, लेकिन इस तरह के क्वेश्चंस आपको एग्जामिनेशन में ज़रूर परेशान कर सकते हैं, जो आपको प्राइमा फेसाई तो देखने से लगे कि यस ये जुडिशियल प्रोसीडिंग्स हैं, लेकिन इनफैक्ट उसके पीछे कोई और कहानी हो। और कहानी क्या है वो हम आपको बता रहे हैं। इसके लिए आप एक साइटेशन को रेफर कीजिए। साइटेशन का नाम है ब्रजनंदन सिन्हा वर्सेस ज्योति नारायण, AIR 1956, सुप्रीम कोर्ट, पेज नंबर 66। इस केस में उन्होंने ये कहा, दो द प्रोसीडिंग्स रिलेटिंग टू द कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट आर जुडिशियल इन कैरेक्टर, दे आर आउटसाइड द स्कोप ऑफ दिस एक्ट। यानी कि ये जो प्रोसीडिंग्स होती हैं कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की, इनका नेचर जुडिशियल जरूर होता है, ये बात सही है, लेकिन उनके ऊपर इंडियन एविडेंस एक्ट अप्लाई नहीं होता। यू गॉट माय पॉइंट? तो प्रिलिमिनरी के लिए ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। कोई ऐसी प्रोसीडिंग्स जो देखने में जुडिशियल प्रोसीडिंग्स लग रही हैं, लेकिन उसके ऊपर एक साइटेशन ये है कि इसके ऊपर इंडियन एविडेंस एक्ट अप्लाई नहीं होता, क्योंकि उसकी प्रोसीजर समरी प्रोसीजर होती है। तो अभी मैं इस पॉइंट के ऊपर डिटेल में नहीं जा रहा हूँ। सेक्शन नंबर 1 में हमने एक और इम्पॉर्टेंट बात डिस्कस की थी और हमने ये बोला था कि जो एफिडेविट्स होते हैं वो भी एविडेंस एक्ट से कवर नहीं होते। सेक्शन नंबर 1 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट सेज दैट द प्रोविजंस ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट डज नॉट अप्लाई टू एफिडेविट्स। लेकिन ये रूल कोई एब्सोल्यूट रूल नहीं है, इसके कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, और इसका एक एक्सेप्शन ऑर्डर नंबर 19 रूल 1 ऑफ सिविल प्रोसीजर कोड में स्पेशली दिया हुआ है। चलिए जल्दी से देखते हैं कि ऑर्डर नंबर 19 में क्या मेंशन किया है। ऑर्डर नंबर 19 का रूल नंबर 1 ये कहता है, इफ एनी कोर्ट एट एनी टाइम फॉर द सफिशिएंट रीजन ऑर्डर दैट एनी पर्टिकुलर फैक्ट और फैक्ट्स मे बी प्रूव्ड बाय एफिडेविट or that the affidavit of any witness may be read at the hearing on such condition as the court think reasonable, provided that where it appears to the court that either party bona fide desires the production of the witness for cross-examination and that such witness can be produced, an order shall not be made authorizing the evidence of such witness to be given by affidavit. So ये कोर्ट का डिस्क्रिप्शन है। अगर कोर्ट किसी फैक्ट को एफिडेविट के थ्रू प्रूव कराना चाहती है तो वो करा सकती है, लेकिन जहां पर कोर्ट को ये लगता है कि दोनों में से कोई भी पार्टीज गुड फेथ में क्रॉस एग्जामिनेशन के लिए किसी विटनेस को पेश करना चाहते हैं और ऐसा विटनेस पेश किया जा सकता है, तो वहां पर कोर्ट कभी भी एफिडेविट पर किसी भी एविडेंस को नहीं लेगी। नाउ लेट मी एक्सप्लेन द एविडेंटरी वैल्यू ऑफ द एफिडेविट थ्रू सम साइटेशंस। काइंडली सी श्योराज वर्सेस AP बत्रा, AIR 1955, Allahabad, page number 638. Actually, in this case, what the court has held is that Evidence Act does not apply to affidavits. If the fact is allowed to be proved by an affidavit, it can be proved by an affidavit, notwithstanding the provision of this act. तो इस साइटेशन में कोर्ट ने ये कहा कि ठीक है,
हमारा इंडियन एविडेंस एक्ट एफिडेविट पर अप्लाई नहीं होता, लेकिन अगर कोर्ट किसी भी फैक्ट को अलाउ करती है कि इसे आप एफिडेविट के थ्रू प्रूव कीजिए, तो उसके लिए एफिडेविट दिया जा सकता है कि इंडियन एविडेंस एक्ट उस पर अप्लाई नहीं होता। लेकिन अगर कोर्ट एफिडेविट के फॉर्म में किसी एविडेंस को एक्सेप्ट कर रही है तो उसको अलाउ किया जा सकता है। सो दैट इज ऑल फॉर दिस वीडियो सेशन। अगर आपको मेरा ये वीडियो सेशन अच्छा लगा है तो आप इसे सब्सक्राइब, शेयर और लाइक ज़रूर कीजिए। जल्द ही मिलते हैं आपके साथ एविडेंस एक्ट के नए वीडियो सेशन के साथ। तब तक के लिए मुझे परमिट कीजिए। थैंक यू सो मच।